हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं फिजिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। फ्रेंड्स, फटाफट तरीके से हमारा प्रश्न आने वाला है। चलिए हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में हमारा कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स? तो अब केंद्रीय बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान है वो क्या रहता है? नहीं बदलता है फ्रेंड्स, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब अधिक मालूम पड़ता है फ्रेंड्स? जब लिफ्ट क्या होता है, त्वरित गति के साथ ऊपर जा रहा होता है, तब व्यक्ति को क्या है, अपना भार अधिक मालूम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम होता है? जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट कहाँ जा रही हो फ्रेंड्स? देखिए, कब अधिक कब होगा? जब ऊपर जाएगा तो अधिक महसूस होगा, और कम कब होगा? जब नीचे जाएगा तो कम महसूस होगा। ठीक है, तो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि है। लोलक की काल अवधि क्या होती है फ्रेंड्स? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोलक की जो काल अवधि है वो किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो लोलक की उसकी घड़ियाँ होती, कांटे होते हैं, वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है फ्रेंड्स, तो उसका जो समय काल है वो भी आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स ऊपर वाले प्रश्न में कि लोलक घड़ी की लंबाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई को हम लोग 4% बढ़ा देंगे तो 2% बढ़ेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जस्ट उसका आधा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो पवासो अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। तो क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि उसका सतही तनाव के कारण क्या होता है? वह गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर जाता है। ठीक है, जो आपने चिमनी देखा होगा, तेल की जो बत्ती देखा होगा जिसको हम लोग जलाते हैं, उसमें तेल ऊपर क्यों चढ़ता है फ्रेंड्स? तो केशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो पॉइज क्या है? श्यानता की इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावनता से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है फ्रेंड्स? तो आर्किमिडीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। देश दे रखा है, किस देश से संबंधित थे? तो देखिए, जो हमारा महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज था, यह आपका ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है फ्रेंड्स? तो देखिए, ध से ध्वनि होता है और ध से धैर्य होता है। ठीक है, धैर्य। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंग है वो हमारा क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है।
और प से क्या होता है, प्रकाश होता है, और प से अनुप्रस्थ होता है। तो प्रकाश तरंग अगर आपको पूछेगा तो वो अनुप्रस्थ होगा। ध्वनि तरंग हमारा दे रखा है तो ये हमारा अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है। ठीक है, चमगादड़ अपनी अवरोध की पहचान के लिए किस तरंग का उपयोग करता है फ्रेंड्स, तो प्रासरव्य तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रासरव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्रासरव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है फ्रेंड्स, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे क्या है फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो श्रव्य परिसर में देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के जो 20,000 हर्ट्ज तक को हम लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसको हम लोग प्रासरव्य तरंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए फ्रेंड्स, दाब को हम लोग बढ़ा करके दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि की चाल में, 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है फ्रेंड्स, लोहे में होती है, इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें, तो इस्पात में होता है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक बोले तो निर्वात में होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना होता है फ्रेंड्स, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। 100 डेसिबल का जो शोर है वो किसके संगत होगा फ्रेंड्स, तो किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके कारण हम लोग दोनों की ध्वनि को पहचान सकते हैं फ्रेंड्स, तो केवल ध्वनि की गुणता के कारण क्या है हम लोग पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गुणता के कारण हम लोग सितार और बांसुरी की जो ध्वनि है उसको हम लोग भेद कर सकते हैं, उसको हम लोग पहचान सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एक जेट वायुयान 2 माच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायु में चाल कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वायुयान है वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, 2 माच के उड़ रहा है तो इसका जो क्या है वेग है वो दोगुना हो जाएगा। 332 मीटर है, ये क्या हो जाएगा 664 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है फ्रेंड्स, तो प्रावर्तन के कारण क्या है हमारा ध्वनि टकरा करके वापस आता है तब हमारा प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। तो प्रावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसमें प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स, तो नौ चालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपका यूपीएससी सीजीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो क्या है आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी 9 चालकों द्वारा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला और अंतिम प्रश्न हमारा लेते हैं फ्रेंड्स। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पास आती हुई जो रेलगाड़ी है उसकी सीटी की आवाज़ है, उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता किसके कारण बढ़ती जाती है फ्रेंड्स? तो अभी हमने जस्ट ऊपर वाला प्रश्न देखे हैं कि डॉपलर प्रभाव के कारण क्या है, आवाज़ में उतार चढ़ाव, आवृत्ति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स फिजिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।